हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10 टॉपर्स में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी क्या होती है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और ये इरेशनैलिटी का प्रूफ कैसे किया जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रूफ है दोस्तों, तो उसे हम देखने वाले हैं, जिससे आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो मेरा नाम है विक्रांत गिरार, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटोर। साथ में साइंस मैथ सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। यार, ये इरेशनैलिटी का जो प्रूफ है ना, इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। उसके बाद ही तो जाकर के अपन प्रूफ कर पाएंगे। तो आओ दोस्तों, साथ में नोट्स बनाते चलना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स, रैशनल नंबर्स लिखो, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी expressed as फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं, जैसे P/Q फॉर्मेट बेसिकली होता है। ऊपर कुछ होता है, डिनोमिनेटर में कुछ होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हो गया तो इसको हम बोलते हैं भाई ये एक फ्रैक्शन है। इसमें दो चीज़ें हमें लिखनी होंगी भाई, यहाँ पर जो P है और जो यहाँ पर Q है, आर इंटीजर्स, है ना, आर इंटीजर्स, ARE इंटीजर्स। और जब भी फ्रैक्शन होता है, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो गड़बड़ हो जा सकती है ना, जीरो से डिवाइड नहीं होती कोई भी चीज़। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, एंड क्यू, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, क्यू, तो लिख देते हैं क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। बस, तो यही है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन, है ना। यहाँ पे आप लिख दो, रैशनल नंबर्स को P/Q की तरह लिखा जा सकता है, जहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इसका रीज़न देखते हैं कहाँ से आया। मान लीजिए दोस्तों, हम लोग हैं, 3 दोस्त बैठे हुए हैं, 3 दोस्त को भूख लगी, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। एक पिज़्ज़ा आया, खाने वाले 3 लोग, तो हर एक इंसान को कितना पिज़्ज़ा मिलेगा भाई, वो जो एक पिज़्ज़ा है वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं एग्जाम्पल हो गया हमारा 1/3। एक पिज़्ज़ा 3 इंसानों में डिवाइड हो गया। इसी को लिखने का दूसरा तरीका हो जाता है 1/3। और यही इसके पीछे का रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या होता है, कुछ लॉजिक लगा रहे हैं हम, ठीक है, रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यार रैशनल नंबर आ गया है, ठीक। तो बस P/Q फॉर्मेट वाले हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर मैं और एग्जांपल की बात करूँ तो आप लिख दो यार 5/6 लिख दो, हैं 10,000 लिख दो, /3 लिख दो। सब के सब रैशनल नंबर्स है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ आ रहे हैं, सब रैशनल नंबर्स है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ज़रा सोच के बताओ, अगर मेरे पास 2 लिखा हुआ है, क्या ये 2 एक रैशनल नंबर है? क्या ये 2 एक रैशनल नंबर है? या 2 में तो P/Q डिनोमिनेटर तो यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यही बात होती है रैशनल नंबर्स की, कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2, जिसको 2 को हम ऐसे लिखते हैं 2/1, तो ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम लिख देंगे भाई, ये सिर्फ हमारे पास R है, ऐसे टिक मार्क लगा के मैंने लिख दिया। ये भी हमारे पास R है, ये भी हमारे पास R है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। चलो जी, रैशनल नंबर्स तो गए। अब सवाल उठता है भाई, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख पाते। जैसे अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं, इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं, अरे यार क्या हो रहा है, इर्रेशनल नंबर्स, इनकी अब कोई डेफिनेशन नहीं होगी। जो भी P/Q के फॉर्मेट में नहीं आता वो इरेशनल नंबर हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप सालों से उसे यूज़ भी कर रहे हो, आप सालों से उसको यूज़ कर रहे हो, उसका नाम है, उस शख्स का नाम है पाई। पाई का हिसाब करेंगे दोस्तों। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसको P/Q फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा, भाई पाई को तो हम लिखा तो करते हैं 22/7, ये क्या है, ये P/Q फॉर्मेट में तो आ गया। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ये बस आपकी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, हमारी छोटी क्लासेस में
कैलकुलेशन जल्दी करने का एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, एक सिंपल तरीका है, वो उड़ गया सिंपल तरीका। तो इसलिए इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होती है। पाई हमारे पास होता है एक इररेशनल नंबर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 3.14, आगे का क्या होता है यार, 1415 होता है चलो राउंड ऑफ करके 2 लिख देता हूँ मैं, बट समथिंग समथिंग आगे होती है, तो मैं ये भी नहीं लिखूंगा। ऐसे कुछ होती है, इनफाइनाइट डिजिट्स आते जाते हैं पीछे, उसको कहीं आप ऐसे पी वाई की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल। हमारे काम को, हमको इसको इरेशनल प्रूफ भी नहीं करना, हमको इरेशनल किसे प्रूफ करना है, और भी हमारे पास होते हैं, जैसे अंडर रूट 2 हमारे पास हो गया, ये एक इरेशनल नंबर होता है। हमारे पास होता है अंडर रूट 3, मैंने लिख दिया तो वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। इस तरीके से बहुत सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इस तरीके से, अब कुछ को सवाल आएगा, रुको मैं बताता हूँ। तुम्हारे मन में यहाँ पे सवाल आना चाहिए कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने बोला, एक मिनट अभी तुम टेंशन मत लो, पीछे वाला लिखने का तुम्हें मौका दिया जाएगा। अगर मैं बोलूँ √2, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, √2 डिवाइडेड बाय 1, लिख तो सकते हैं, आ गया पी बाई क्यू फॉर्मेट में। तो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? ध्यान से देखो दोस्तों, हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यहां पर दिस इज नॉट एन इंटीजर, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, नहीं है, इसका मतलब इट्स एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई, ओके। अब आपको ये पूरा का पूरा लिख लेना है, हमको किस तरीके की इरेशनैलिटी प्रूव करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स की थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में ही देखेंगे, बात के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अभी बताने लग जाऊंगा ना तो थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं सबसे पहले, अब जो अपने को इरेशनल नंबर्स का जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी देखना है, आओ दोस्तों उसे देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें किस तरीके के प्रूफ करने हैं। पहले हेडिंग डालो, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। दो तरीके के प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी हमको करने हैं, ठीक। सबसे पहला है हमारा 2 टाइप्स, ठीक है। लिखो पहले यहाँ पे 2 टाइप्स, हेडिंग लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जब तुम जो हेडिंग लिखते हो तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो यार उसको, और जैसे मैं तो यहाँ पे बड़ा बड़ा उसको टाइप करके लेके आ गया हूँ, तो वो अलग ही दिख जाती है, ये हेडिंग है, बाकी ये सब मैं जो भी काम कर रहा हूँ। तुम लोग तो पेन से लिख रहे हो कॉपी में, तो या तो उसको बड़ा बड़ा लिखा करो ऐसे, जैसे 2 टाइप्स लिखा है इसकी, TWOTYPE S लिख दो, और फिर उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन करो। तो कुछ तरीके बनाओ यार कि वो हेडिंग हेडिंग जैसा दिखाई दे, या हाइलाइटर लेके बैठो, उससे इसको हाईलाइट कर दो, कुछ चीज़ें करना शुरू करो, तुम्हारा काम है ये, तुम्हारा काम है, तुम्हारा नोट सुंदर होना चाहिए, मैं तो अपनी तरफ से सुंदर बनवा रहा हूँ। चलो जी, 2 टाइप्स हैं, हमें जो पहला टाइप देखना है वो है अंडर रूट ऑफ प्राइम, ठीक है। और जो दूसरा टाइप है हमें देखना है, अभी बताऊंगा, पहले ये समझो। अंडर रूट ऑफ प्राइम मतलब हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, 2 एक प्राइम नंबर है, या फिर हमारे पास अंडर रूट 3 हो गया, 3 एक प्राइम नंबर है, उसका अंडर रूट ले लेंगे, इसको हमें रैशनल प्रूफ करना हो सकता है। अंडर रूट 5 हो गया हमारे पास, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट ऑफ 11 हो गया, इस टाइप के हमें कुछ प्रूफ करने हैं। दूसरी जो हमारी टाइप है वो है इन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन बनाए जाए, तो ये तो रूट प्राइम साइड है। दूसरा मैं इसको बोल देता हूँ भाई कॉम्बिनेशन टाइप्स, कॉम्बिनेशन टाइप। किसके कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी समझेंगे, सब समझेंगे। इन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन बना दिए, जैसे √2 को ही पकड़ लो, मान लो मैंने बोल दिया भाई 2√2, ये भी इरेशनल है, इसकी भी इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है, लेकिन प्रूफ करने का इसका तरीका अलग होगा, इसका तरीका अलग होगा, ठीक है। √2 का एक और कॉम्बिनेशन बना दो भाई, इसको कर दो 1/√2। कहने को ये √2 जैसा ही है, लेकिन वो एक्चुअली √2 तो नहीं है ना, √2 के अलावा कुछ भी है तो वो कॉम्बिनेशन है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कोई कर देगा 2+3√2 कर देगा, कोई ऐसे कर देगा √2+√3। तो इस तरीके के कुछ सिंपल कॉम्बिनेशन बनते हैं दोस्तों, ऐसे कोई बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशंस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये 2 टाइप के हमको प्रूव करने होते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं, यहाँ पर मान कर चलो, कर चलो, क्या मानकर चलना है कि आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे √2,
रूट टू प्लस रूट थ्री, जो भी आप यहाँ प्रूव करते थे मान के चलना है वो ऑलरेडी रूट इर्रेशनल गिवन है। मान कर चलो अंडर रूट प्राइम इज इक्वल टू इर्रेशनल, ठीक है। और ये वाले जो हमारे पास हैं, ये वाले जो हैं, इसमें हम प्रूफ किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हमारा वो वाला स्टेटमेंट लगता है इफ़ क्या होता है स्टेटमेंट, आप लोग को पता होगा, बताऊंगा कौन सा है, अभी हम उसको जाएंगे। इफ़ हमारे पास क्या होता था, इफ़ ए डिवाइड्स बी स्क्वायर, ए डिवाइड्स बी ऑल्सो। ये क्यों लिखवाया मैंने, इससे आपको याद रहे, कंफ्यूजन न रहे। दो तरीके के हमको इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, तो लिख लो इसको, लिख लो, बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो चुका है। हमें दो तरीके की इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, या तो रूट प्राइम वाला या कॉम्बिनेशन वाला, देख के ही समझ आ जाता है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, बाद में कॉम्बिनेशन वाला भी देखेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो एंड लेट्स गो। देखो, अपने को इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, अब ऐसे ही बैठे बैठे तो होएगी नहीं, हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। कुछ सेंटेंसेस, कुछ प्रूफ करने जाना ना, तो क्या प्रूफ करने जाए भाई, कैसे साबित कर दें, तो हमें कुछ चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ दोस्तों यहाँ पर एक्सियम उसको बोला जाएगा। एक्सियम मतलब जो चीज़ें पहले से प्रूव कर दी गई हैं। थ्योरम नहीं होता, थ्योरम का छोटा भाई होता है, ठीक है। तो इसको थ्योरम भी नहीं बोल सकते, इतना भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है कि उसको थ्योरम ही डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन काम उसका फिर भी लिया जाता है, ठीक है। तो स्टेपिंग स्टोन आप मान सकते हो। पहला एक्सियम जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो है इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर, a डिवाइड्स b ऑल्सो। इफ a डिवाइड्स b स्क्वायर, a डिवाइड्स b ऑल्सो, यहाँ पर a इज अ प्राइम। तो दोस्तों इसका कोई खास प्रूफ मतलब करने की अपने को ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है इसको ज़रा समझो। हमारे पास मान लो a ने b स्क्वायर को डिवाइड किया है, वो तभी पॉसिबल है जब ए बी को भी डिवाइड करता होगा। जैसे अगर मैं बी को लिखने जाऊँ, बी का कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, बी के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ए आता है मल्टीप्लाइड बाय फिर कुछ भी आता रहे, तभी तो भाई बी स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ए स्क्वायर आ जाएगा, और आगे कुछ भी आता रहे, अपने को उससे क्या लेना देना है। तो अगर ए ने बी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया है, वो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब बी के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ए हो। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि भाई बी के प्राइम फैक्टराइजेशन में ए नहीं था लेकिन बी स्क्वायर के में ए आ गया, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ए खुद एक प्राइम नंबर है, करेक्ट। तो यहाँ से इसका प्रूफ आ जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है जिसका हम यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है को प्राइम नंबर्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम। प्राइम नंबर हमने पढ़े थे वो नंबर जिनका सिर्फ वन फैक्टर होता है या वो खुद फैक्टर होता है, बेसिकली वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ये अपने को मान के चलना है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम। दो नंबर होंगे, हो सकता है वो प्राइम हो या ना हो, लेकिन आपस में उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास एक 15 है, एक 3 है, ठीक। अच्छा, इसी को मैं काट करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से कट जाएगा और हमारे पास आ जाती है बात 5 डिवाइडेड बाय 1 के बराबर। वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, ये भी 5 के बराबर था, ये भी 5 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर, अच्छा इसको को प्राइम इसको नहीं बोल सकते, गलत एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों, 1 नहीं आ सकता उसमें, रुको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। 25 डिवाइडेड बाई 15, ये एक अच्छा एग्जाम्पल। 25 डिवाइडेड बाई 15, यार इन दोनों का 25 और 15 का यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक। इन दोनों का 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो ये कोप्राइम नहीं है, और क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है इनको कट किया जा सकता है, और यहाँ से ये वैल्यू मेरे पास जाती है 5 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। अब इन दोनों का 1 के अलावा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन
कॉमन कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इनको बोल दिया जाएगा भाई ये को प्राइम्स है, दीज आर को प्राइम्स। इनको बोला जाएगा ये को प्राइम्स हैं, ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। दुनिया का कोई सा भी आप रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर बोलो, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 40/6, क्या 40 और 6 को प्राइम है? नहीं, 40 और 6 को प्राइम नहीं है, लेकिन अगर को प्राइम नहीं है तो इनका कुछ कॉमन फैक्टर है। मुझे दिख रहा है 2 दोनों को डिवाइड करता है, तो भाई 2 से इसको काट दो। जैसे ही मैं इसको काट दूंगा तो मेरे पास अब 20/3 बचता है। अब जरा बताओ क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब ये और नहीं कटता, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा भाई 20 और 3 आर को प्राइम्स। ठीक है, तो इस दो चीजें अपने को समझनी थी, समझ ली। लिख लो इसको, लिखें, लिख लें, और अब अपन चलते हैं, सीधे प्रूफ पे चलेंगे। आ जाओ। अब दोस्तों अपने को प्रूफ करना है, क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऐसा आएगा, प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। कैसे प्रूफ करोगे? कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस तरीके से ही अपने को करना होगा, हमेशा वैसे ही किया जाता है। क्या होता है, पहली बार मैं समझाऊंगा, दूसरी बार आप लोग को बोलूंगा, आप लोग को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक, तो कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव किया जाता है √2 को इरेशनल। मैं डायरेक्टली उसको प्रूव नहीं कर सकता, मैं ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है आपने, एक काम करो, आप तो इसको रैशनल ही मान लो ये रैशनल है, ठीक है, मान लेते हैं रैशनल है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे कुछ कुछ करने लगते हैं, तब अचानक से पता चलता है अरे यहाँ पे तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कुछ गलत आ गया, कुछ गलत हो गया जो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो गलत है। इसको क्या बुलाया जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन। मान के कुछ चले थे, बाद में कुछ और हो गया, दोनों मैच नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक, आओ दोस्तों कैसे किया जाता है उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स अज्यूम अज्यूम लेट्स अज्यूम √2 इज रैशनल। इसका मतलब क्या किया हमने? उल्टा मान लिया। दोस्तों ध्यान से देखना, जो जो हिंदी में लिख रहा हूँ वो आपको बोर्ड में लिख के नहीं आना, बोर्ड में मत लिखा आना उल्टा मान लिया, ठीक है, बोर्ड में आपको ये लिख करके आना है। ठीक है, चलो, हमने मान लिया कि √2 रैशनल है। भाई इससे मैं क्या करूँ, मान लिया तो मान लिया। अब यहाँ पर लगेगी डेफिनेशन, अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसका मैथमेटिक्स की टर्म में क्या असर पड़ता है, तो उसमें बोलेंगे हम भाई रैशनल नंबर कोई भी होते हैं उसको मैं P/Q के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, जहाँ पर हमारे पास P एंड Q आर, अगर मैं आम तौर पे लिखता तो बोलता P एंड Q आर इंटीजर्स और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अभी मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, हाईलाइट करके लिख देता हूँ दोस्तों, को प्राइम। करेक्ट, वो तो शब्द है को प्राइम। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, करेक्ट। एंड एक चीज जो चिपक के आती है हमेशा, भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोप्राइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हम गलत प्रूफ करने वाले हैं, हम बेसिकली इस कोप्राइम को धाड़ करके उड़ा देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने P और Q इस तरीके से यहाँ पे इसको रैशनल माना है कि भाई अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर होता तो उसको काट पीट करके उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म में ले आओ, जहाँ पर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है, यानी कि ये कोप्राइम है। अब मैं कुछ कर करके इन दोनों का P और Q का कुछ कॉमन फैक्टर निकाल दूंगा। अगर मैंने P और Q का कॉमन फैक्टर निकाल दिया तो भाई ये गलत हो जाएगी बात, और जैसे ही बात गलत होगी हम क्या कह देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ को किया जाता है। तो आओ दोस्तों इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जाए, है ना, इसको थोड़ा सा जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगी आज, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर करके भी तो लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप आपके लिए हिंदी में लिख रहा हूँ। अब 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 देखो दोस्तों, जो करना है, अब P एंड Q का एक कॉमन फैक्टर निकाल कर अजम्पशन अजम्पशन को गलत साबित करेंगे।
ठीक है जी, कर देंगे। क्या चल रहा है भाई, क्राइम पेट्रोल चल रहा है क्या? मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिख करके दे रहा हूँ आपको मिशन। ठीक है, तो अब ये करेंगे भाई, अब पी एंड क्यू अभी तक कोप्राइम बोला था, अब पी एंड क्यू का एक कॉमन फैक्टर निकाल करके इसको गलत साबित करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहली स्टेप होती है स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर मेरे क्या हो जाता है, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर को इधर ले जाऊँगा, टू को इधर ले आऊँगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, है ना, इसी के सामने लिख देता हूँ मैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने क्या बोला था, पी और क्यू कोप्राइम इंटीजर्स हैं भैया, इंटीजर भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटीजर का मतलब डेसिमल में वो वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, मेरा क्यू डेसिमल में नहीं है तो क्यू का स्क्वायर भी डेसिमल नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी था 4 इंटू 4 15.3 आ गया, अरे वो भी नंबर आएगा, कुछ इंटीजर आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अगर ये इंटीजर आया है, डेसिमल में वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब 2 ने पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। इसका मतलब 2 ने पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है पी इंटीजर है ना। ये आपको जो जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ भाई, एग्जाम में मत लिखे ना, इंटीजर है, इसका मतलब डेसिमल नहीं है। ठीक है, पी इंटीजर है, इसका मतलब डेसिमल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब 2 ने पी स्क्वायर को कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड किया है, या सिर्फ डिवाइड किया है लिख देता हूँ दोस्तों, क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया है। ठीक आ रहा है समझ में, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब मैथ्स की लैंग्वेज में वहाँ एग्जाम हॉल में हम क्या लिख करके आएंगे, यहाँ तक तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम अब लिख देंगे टू डिवाइड्स टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस मीन्स टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। बात खत्म। लिखना एग्जाम में इतना सही है। ठीक है, लिखना एग्जाम में इतना, ये आप लोग को बाद में समझ में, आज से 6 महीने बाद रिवीजन करोगे, कॉपी में ये लिखा होगा तो समझ में आएगा क्या कर रहे थे। चलो जी, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, इसका मतलब क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। इक्वेशन नंबर 1 देखो, 2p का फैक्टर निकल के आ गया है ना। हमने क्या बोला था, p और q कोप्राइम है, उनका साथ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 का एक फैक्टर सॉरी p का एक फैक्टर निकाल दिया है 2, अभी q का भी देखना है, फैक्टर निकाल दूंगा 2। तो इसका मतलब p एंड q अब कोप्राइम नहीं रहे, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। चले आगे चले, अब क्या करते हैं हम, अब एक बात बताओ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, जरा समझने की कोशिश करो। p का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो उसमें 2 आएगा, और कुछ तो और चीज़ें आएंगी, कुछ तो और चीज़ें आएंगी। 2 एक फैक्टर है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर है, और भी कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। तो एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं p, मर गया p, जिंदा हो, हाँ, p को बोल दूंगा भैया 2 टाइम्स c मान लो। ऐसा क्यों किया, मान लो, अभी देखो क्यों करते हैं। ठीक है, मान लो अभी क्यों किया हमने, बताता हूँ। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c की वैल्यू कोई और इंटीजर आ जाएगी। ठीक है जी, p की वैल्यू हमने 2c मान ली है, और हम कर देंगे इसको पुट इन, यहाँ पे रखना है यार, इसको तो मैंने नंबर ही दिया। तो यहाँ से अब हमें पता चल जाता है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है हमको। हाँ, रखेंगे 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 दोस्तों, आ जाओ। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आता है मेरे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह पे तो मैंने 2c रख दिया है, तो यहाँ रख दूंगा 2c इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में था मेरे पास 2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके जी, यहाँ पे वैल्यू रख दी है। ठीक है, ऐसा आया था। चलिए इसको फर्दर जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है क्यू स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक 2 है, तो हमारे पास सिर्फ 2c स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2।
ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा भाई हमारे पास सी भी कोई इंटीजर था तो सी स्क्वायर भी कोई इंटीजर ही निकल करके आएगा, यानी कि ये डेसिमल नहीं है। सेम लॉजिक जो यहाँ लगा था भाई क्यू स्क्वायर कोई डेसिमल नहीं है, यानी 2 ने पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया था, तो यहाँ भी मैं समझ जाऊँगा सी स्क्वायर कोई डेसिमल नहीं है, यानी 2 ने क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा। बस दोस्तों हो गया अपना काम। अब एक बार और यही लाइन लिख देनी है। कौन सी वाली लाइन लिख देनी है, इसके आगे का हम लिख देंगे कि भाई 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो लिख दो यहाँ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्यू इज अ फैक्टर, सॉरी क्यू इज नहीं है, 2 इज अ फैक्टर। 2 ने डिवाइड किया है क्यू को भी, तो हम लिख देंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। दोस्तों थोड़ा मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, आपको हर चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देख करके आपको पता चल चुका होगा, 2 लाइंस को मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ या फिर उनको मैंने ऑलरेडी नंबर दिया है, इसको नंबर दे दूंगा मैं 2। ये थी इक्वेशन 1, इक्वेशन नहीं लाइन 1, स्टेटमेंट 1, इसको पढ़ो। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, यहाँ लिखा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इज अ कॉमन, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। हमने बोला था पी एंड क्यू आर को प्राइम, अब हम आ गए 2 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। दोनों बातें गलत हैं। अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी लिख दो यार, अब अंग्रेजी में अपने को ये समझाना है भैया, हमारी अजम्पशन के कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। करेक्ट। हमारी अजम्पशन तो यही थी ना कि ये कोप्राइम है, मतलब अजम्पशन ये थी कि रूट 2 इज रैशनल, उसका मतलब ये था। इसको ही उसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, यानी कि ये गलत है। इसका मतलब मैं लिख दूंगा, इसका मतलब √2 इज इरैशनल। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमें लिखना पड़ेगा 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वाली लाइन लिखना भूल गए तो फिर कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन तो इसके और इसके होने से ही हुआ है, करेक्ट। तो इसलिए ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। इन्विजिलेटर नहीं, सॉरी एग्जामिनर नहीं, चेक करने वाला कॉपी, आपकी कॉपी में देख रहा है माइक्रोस्कोप लेकर के, माइक्रोस्कोप नहीं लेंस लेकर के, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, ये वर्ड को प्राइम और यहाँ पर 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ये 2 सेंटेंस देखने के लिए वो छटपटाया हुआ है। और क्या चीज़ देखने के लिए छटपटाया हुआ है, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, और एक और बार सेम लाइन आएगी। तो ये 4 चीज़ें आपके प्रूफ में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो सिंपल सी बात है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इसका मतलब √2 इज इरैशनल, हम ऐसे लिख करके प्रूफ कर देंगे। तो थोड़ा समय लगा, हमने खुल के आपको चीज़ें आज एक्सप्लेन करी। लिखने में आपको एग्ज़ाम हॉल में जब लिख के आना है, आपको दोस्तों ये नहीं लिखना है, आपको ये भी नहीं लिखना है, इसका मतलब इतना सा प्रूफ है, इतना सा प्रूफ है, यहाँ से क्यों उड़ गया, ठीक है, लिखना इतना सा है आपको। पर अभी कॉपी में पूरा का पूरा लिखो, उससे पहले दोस्तों लिख तो लो ही, और समझ आया तो कमेंट करके मुझे बताओ क्या कमेंट करोगे। आज का आपका कमेंट है ये, कौन सी स्माइली है ये मुझे कमेंट्स में चाहिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो लिखो लिखो लिखो, लिख लो इसको पूरे को, लिख लो लिख लो लिख लो, एंड लेट्स गो। अब हम चलते हैं आगे। चलो जी, √3 को अब की बार प्रूव करना है। क्वेश्चन लिख लो, प्रूव √3 इरेशनल। अब मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं बोल बोल के बताऊंगा आप सबसे कम लाइंस में कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं, इसको देखेंगे अपन। चलो जी, प्रूव √3 इज इरेशनल। ठीक है, एक काम करो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो पहले खुद से करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। और दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए, हमें √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम उल्टा अज्यूम करते हैं सबसे पहले। तो हम कर लेंगे लेट्स अज्यूम √3 इज रैशनल। ठीक है,
√3 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हो गया, अब मैथ्स की भाषा में लिखो, इंग्लिश में लिख दिया, मैथ्स में क्या लिखेंगे, √3 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, वेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेयर पी एंड क्यू आर, मैं हमेशा इसको लाल रंग से ही लिखूंगा भाई, क्योंकि ये काम की चीज़ है, को प्राइम और फिर इंटीजर, इंटीजर को फिर से काला कर दो, इंटीजर्स, और साथ में q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ऑल राइट गाइज, अब क्या करते हैं, हम सीधे आ जाएंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हमें क्या करना है, हमने बोल दिया p एंड q को प्राइम है, अब हम इनका कुछ कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं, और आपको मालूम है उसके लिए पहली स्टेप होती है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाता है दोस्तों, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज किया जाता है, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल, क्योंकि हमें मालूम है पी एंड क्यू दोनों इंटीजर थे, यानी कि क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है, यानी कि ये वैल्यू डेसिमल नहीं हो सकती, इसका मतलब 3 ने पी स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड किया होगा। और अगर ऐसा हो गया है तो हम फिर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया करते हैं, क्या लिखते हैं, 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। खत्म यार, खत्म खत्म खत्म। अगर 3p को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसको दोस्तों अब की बार मैं अभी लिख देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ भाई 2, या फिर इसको कुछ ना भी लिखो तो चल जाएगा, इसको कुछ ना भी लिखो तो चल जाएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। ऑल राइट दोस्तों, यहाँ से अब मैं लिख दूंगा, अगर 3 p का फैक्टर है, दिस मीन p इज इक्वल टू 3 टाइम्स c। p का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 इंटू कुछ और चीज़ें आएंगी, उन सभी को मिला करके मैंने लिख दिया भाई वो c थे, तो p इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। दोस्तों मैं एग्जैक्टली वो चीज़ लिख रहा हूँ जो आप बोर्ड में लिख करके आ सकते हो, सबसे कम शब्दों में अगर आपको लिखना है तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। यार क्या हो रहा है मेरे टीवी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरी HDMI टेबल नहीं, केबल ख़राब हो गई है, ठीक है, फॉर सम इंटीजर c। इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह रखना है 3c, तो जाए मेरे पास 3c, इसका होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 पहले से ही था, यहाँ से मुझे पता चल जाता है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अरे 3c का स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, नीले रंग से लिख रहे थे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि सी भी एक इंटीजर था, तो सी स्क्वायर भी डेसिमल नहीं हो सकता है, इसका मतलब 3 ने क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड किया होगा, पर ये हम लिखते नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमको, हम लिख देंगे 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ये हमारा एक्जियम लग गया जो हमने देखा था, यहाँ से हमें पता चल जाता है इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। और जैसे ही मेरे पास ये आ गया है ना, 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी आ गया था दोस्तों, 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू आ गया था, ये हमारे पास आ गया था, इसका मतलब मैं लिख दूंगा 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अजम्पशन थी पी एंड क्यू को प्राइम है, अब मेरे पास आ गया 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन। ठीक जी, क्या रॉन्ग अजम्पशन थी, कि √3 इज रैशनल,
तो अब वो रॉन्ग हो गई है, इसका मतलब हम बोल देंगे √3 इज नॉट रैशनल, इसका मतलब √3 इज इररैशनल एंड खत्म। तो दोस्तों दिस इज द प्रूफ जो आप बोर्ड में लिख के आओगे और पूरे मार्क्स लूट के लाओगे, पूरे एकदम, मतलब पूरे के पूरे लिख लो। और समझ आया है तो फिर से आज कमेंट तो यही करना है बार बार, ये कौन सा इमोटिकॉन है, ये वाला करें, हमें यही वाला चाहिए। लिखो लिखो लिखो, लिख लो, लिख लो एंड लेट्स गो। चलो अब दोस्तों हमें देखना है इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ताकि हम वो जो दूसरा वाला प्रूफ हमें देखना था वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तब हेडिंग डालेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक, हमारे पास इरेशनल नंबर्स की बात हो जाए। ओके, हमारे पास इरेशनल नंबर से पहले अगर मैं रैशनल्स की बात करूं, रैशनल नंबर्स, जैसे मान लो मेरे पास 2/5 होता है, तो दोस्तों इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसको आप कैसे कर देंगे? 2/5 इसकी वैल्यू होती है 0.4, और ऐसे डेसिमल्स को लिखा जाता है, ये देखो अब इनफाइनाइटली टर्म रिपीट नहीं हो रही है, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग यानी कि रुक गया है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक, दूसरा हमारे पास रैशनल नंबर का एक और एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2/3 लिखा हुआ था, 2/3 लिखा होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.6666, इनफाइनाइट 6 यहाँ पर आते जाते हैं। तो ये भी है रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन अब की बार जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है वह है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, ओके, आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। ऑलराइट, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो अगर मैंने कोई इररेशनल नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने इररेशनल ले लिया, इररेशनल मेरे पास क्या होता है, जैसे मान लो दोस्तों मैंने पाई ले दिया, तो इसकी वैल्यू होती है 3.141, मुझे नहीं पता यार, बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, लेकिन वो पक्का से कुछ भी रैंडमली आता है, रैंडम तो नहीं मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, पर मैं बता नहीं सकता। जैसे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ 6 के बाद 6 ही आना है, फिर 6 आना है, फिर 6 आना है, फिर 6 आना है, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट कर रही है यहाँ पर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये रिपीट नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो दोस्तों, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि यहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही थी, यहाँ पर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ये ना ही एंड हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, जबकि ऊपर वाला जो था नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था। करेक्ट, ठीक। तो ये बहुत बड़ी पहचान होती है, डेसिमल एक्सपेंशन देख करके आप बता सकते हो कौन से नंबर्स हैं। मान लो अगर मैं आपको यहाँ पर ये सब नहीं देता और मैं आपको बोलता किन्हीं किन्हीं नंबर की ये डेसिमल एक्सपेंशन है, जरा देख के बताओ मुझे कौन सा वाला रैशनल है, कौन सा रैशनल है। तो भाई अगर टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो वो सब रैशनल होते हैं। सिर्फ एक केस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होता है हमारा इररेशनल। इसका अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको, तो एक और एग्जांपल दोस्तों आप लिख सकते हो, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग समथिंग आती है, मुझे नहीं पता। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसको प्यार से एक छोटा नाम हम दे देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लिखते दोस्तों इसको NT-NR। ठीक है, NT-NR इसका नाम हो गया। सिमिलरली इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, NT-R हो जाएगा। और इसको बोल दूंगा यार ये तो टर्मिनेटिंग है, खुद ही इतना छोटा, उसको क्या मैं नाम दूँ। तो NT-NR है, ठीक है, NT-NR है, इसका मतलब वो हमारा इररेशनल है, इसका मतलब हमारा इररेशनल है। चलिए, फिर एक और चीज़ हमको देखनी है, एक और चीज़ हमको देखनी है। इसको लिख लो पहले यार, लिख ही लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। आ जाओ, दूसरी चीज़ हमें देखनी है कॉम्बिनेशन की। मैंने आपको बात बताई थी, अगर मैं कंबाइन करने लग जाऊं, मान लो मेरे पास एक वैल्यू रखी हुई है √2 इज इक्वल टू 1.414, आता जा रहा है कुछ, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। अगर मैं 2√2 की बात करूं तो यार ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होता है 2.81
828, मुझे नहीं पता क्या आता है भाई, मुझे नहीं पता क्या आता है, आगे कुछ भी आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ही कोई मैं बोल देता ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग था, तो यार यहाँ पे थोड़ी ना रिपीट होने लगेगा, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, करेक्ट। तो अगर मैं इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी इर्रेशनल आया। ऐसे बहुत सारे भतेरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम हर कॉम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास रैशनल प्लस रैशनल करें, रैशनल माइनस रैशनल करें, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल करें या रैशनल डिवाइड बाय रैशनल करें, ऐसा कोई भी आप कॉम्बिनेशन करोगे तो हमारे पास रैशनल ही उसका आंसर आने वाला है। अगर मैं उल्टा कर दूं, एक रैशनल एक इर्रेशनल को ऐड करूं, एक रैशनल में से एक इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस कर दो यार यहाँ पे, ठीक है, या फिर रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल कर दूं, जैसे रैशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल यहाँ पे हमने किया हुआ था, करेक्ट, या रैशनल डिवाइड बाय इर्रेशनल कर दूं, ऐसे कुछ भी कर दूं, अगर एक रैशनल एक इर्रेशनल है तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आएगा, गारंटीड है ये चीज़, ठीक। और यहाँ पर एक और चीज़, अगर मेरे पास इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल कर दें, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल कर दें, इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल कर दें और इर्रेशनल डिवाइड बाय इर्रेशनल कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? वी कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, ये हमें चेक करके ही देखना पड़ता है, हम बता नहीं सकते। तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज से हमें देखना है, अगर ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं रैशनल है, अगर ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं रैशनल है, बाकी हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अभी हम कॉम्बिनेशन वाले प्रूफ करेंगे। तो लिख लो, पिछली स्लाइड मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ आपको लिखनी है, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया रैशनल इरैशनल्स का। और दूसरी चीज़, अगर मैं उनकी कॉम्बिनेशन बनाना हूँ तो ये आ जाते हैं। जैसे इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इरैशनल इंटू इरैशनल। दोस्तों ज़रा करके बताओ, इरैशनल इंटू इरैशनल, एक इरैशनल है 2, उसको मल्टीप्लाई कर दो √2 से, ये देखो दोस्तों आ जाता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2, जो कि एक रैशनल है, करेक्ट। वहीं मैं √2 को मल्टीप्लाई कर दूँ √3 से, तो अब ये √6 आ जाता है दोस्तों, ये एक इरैशनल है। तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है, गारंटी नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर मेरे पास एक कोई एग्जांपल दे दे, √2 माइनस √2 कर दे, भाई ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। वहीं अगर मैं √2 माइनस √3 कर दूं, तो यार अब √2 माइनस √3 अपने आप में एक नंबर है जो कि एक इरैशनल है। तो दिस इज जो हमें थोड़ा सा समझना था, लिख लो लिख लो लिख लो। एंड लेट्स मूव ऑन टू कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस। उससे पहले अच्छा, विच वन ऑफ दीज इज इरैशनल नंबर, या सॉरी रैशनल नंबर। दोस्तों हमें कुछ एग्जाम्पल दिए, अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सा सवाल है। अपनी कॉपी में ज़रा क्वेश्चन लिखो, इस बार ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे आपको, मैं बता देता हूँ कब ऑप्शन नहीं लिखने हैं, अभी लिखने पड़ेंगे। बढ़िया सवाल है, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए, बहुत सिंपल है यार। हमारे पास रैशनल पूछा है, देखो दोस्तों मुझे पता है इरैशनल की बात की जाए तो पाई एक इरैशनल होता है, √5 एक इरैशनल होता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होने लग गया, देखो 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये हमारे पास डॉट 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 लगा यानी कि ये रुकने नहीं वाला, और यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ऐसे में हमारे पास सिर्फ ये है जो एक रैशनल आता है, करेक्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सा सवाल हो गया, बाकी सारे के सारे हमारे इरैशनल है। NT-NR इसका मतलब ये भी हमारा इरैशनल है। लिख लो लिख लो, लिखें, चलें चलें जी, चलें, हरे हरे हरे। फाइंड वेदर दिस इज अ रैशनल और एन इरैशनल नंबर। देख करके क्या लग रहा है? इरैशनल 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 कुछ लग रहा है, इनका कुछ कॉम्बिनेशन बना है, लेकिन देख करके इसको मत मार्क करना, दिमाग लगाना पड़ेगा।
अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अच्छा सवाल है, कॉपी में क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसा लगा सवाल, आया आंसर, ये रैशनल है गाइस। तो हमेशा देख कर कैसे बहुत मजा आना, हड़बड़ी में आंसर मत मार्क कर देना भाई, यहाँ पे तो हमको √45 √20 √5 दिख रहे थे। नहीं, थोड़ा समझना है, इसका इस्तेमाल हमको थोड़ा करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2√45। अच्छा, √45 का ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐसा लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3√20 को क्या मैं लिख सकता हूँ 4 × 5, करेक्ट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर, अच्छा दोस्तों डिनोमिनेटर पूरे के नीचे है, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2√5, ऑल राइट। अब देखो इसी को लिखा जा सकता है, ये अंडर रूट ब्रेक हो जाता है हमारे पास, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√3 मल्टीप्लाइड बाय √5, सॉरी √3 नहीं है, √9 है, √9 है, करेक्ट। 9 × 5 तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। प्लस यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 3√4 मल्टीप्लाइड बाई √5। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, यार ये पेन क्या कर देता है मेरा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2√5। अब ऊपर भी √5 है, नीचे भी √5 है, इसको ऐसे काट देंगे। मैंने एक स्टूडेंट की कॉपी देखी थी, उसने कहा यार ये तो ऐसे कट गया, ये हमारा √5 रह गया यहाँ पे। ऐसे नहीं कटता, ये पूरे के नीचे इस तरीके से है डिवाइड हो रहा है, पूरे के नीचे हो रहा है। तो ऊपर वाले से आप मान लो इन दोनों में से √5 कॉमन लेके बाहर कर लेते, उस वाले को काट दो, बेसिकली यहाँ से पूरा का पूरा इस तरीके से कटता है, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2√9, √9 को लिख देंगे 3, प्लस 3 √4, √4 को लिख देंगे 2, तो 3 × 2, डिनोमिनेटर में है 2। अब दोस्तों फिर से वही होगा, ये जो 2 काटता है ये पूरे को काटता है ना ऐसे, तो यहाँ से हमारे पास दोस्तों वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आ जाती है हमारे पास दिस इज इक्वल टू 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6 विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा ये सवाल था, लिखें लिखें लिखें। ऐसे ही होता है, रैशनल इरेशनल यही चल रहा है। अब कोई अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार वो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ही अच्छी थी, हैं। अब एक तरीके का प्रूफ और बचा है, एक लास्ट प्रूफ बचा हुआ है, और वो बहुत सिंपल है। वो आप देखोगे पिछला जो प्रूफ अपन ने किया उसका आधा भी नहीं है, वो नहीं, आधा तो है, आधा ही है उसका। चलो, चुन्नू सा बच रहा है, चुन्नू सा लास्ट प्रूफ बचा हुआ है दोस्तों, आ जाओ। अब आ गए हैं अपने कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस। कैसे मुझे पता चल गया ये कॉम्बिनेशन है, देखो यहाँ पे अंडर रूट प्राइम नहीं है, मतलब है पर उसके अलावा और कुछ भी है। तो ये जो 5 - √3 अपने आप में वो पूरा नंबर है जो कि इरेशनल है, उसको इरेशनल हमको प्रूव करना है। कैसे कर देंगे, तो अगेन करते वही हैं दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन से। लेकिन पहले यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बे क्या लिखा जा रहा है यार, ये कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन, करेक्ट। सिर्फ रूट प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल वाला प्रूफ यूज होने वाला है। आ जाओ सिंपल वाला प्रूफ कैसे करेंगे, स्टार्ट वही करते हैं दोस्तों, अज्यूम कर देंगे, लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम 5 - √3 इज रैशनल, ठीक है, अज्यूम कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, वही स्टैंडर्ड चीज लिखनी है अपने का, इसका मतलब होता है 5 - √3 is equal to P/Q where P and Q आर, दोस्तों अब कोप्राइम भी नहीं लिखना अपने को, अब कोप्राइम की जरूरत भी नहीं है, आर इंटीजर्स एंड क्यू यानी डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं हो सकता, ये लिखना पड़ता है क्योंकि ये तो डेफिनेशन है। रैशनल का मतलब ही होता है, अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो रैशनल नहीं बोल सकते आप उसको, करेक्ट। तो ये तो अपने को बोलना ही पड़ेगा, ऑल राइट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, √3 हम मान के चलेंगे, कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन है तो इसमें देख करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन है, तो मान कर चलो √3 इज इर्रेशनल। हमेशा यही होगा, कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं रूट लिखा होगा,
मान कर चलना है, कुछ ना कुछ इरेशनल हम मान सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे √3 को इरेशनल मानना है, तो एक काम करो यार, ये √3 के अलावा बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, एक तरफ अकेले √3 को छोड़ देना है अपने को। ठीक, तो यहाँ से आया था दोस्तों मेरे पास माइनस का √3, अरे माइनस का √3 इज इक्वल टू P/Q-5, इस तरीके से हो जाता है। या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस का √3 इज इक्वल टू P, एलसीएम लो यहाँ पर, P-5Q डिवाइडेड बाय Q, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो इसको, वैसे तो यहाँ तक ही काम हो गया था, लेकिन माइनस से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5Q माइनस P डिवाइडेड बाय Q। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एक साइड तो इरेशनल है मुझे मालूम है, करेक्ट। दूसरी साइड देखो 5P/Q आ रहा है, उनका कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो कि सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं, सारे के सारे रैशनल हैं। रैशनल से कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो वो हमेशा रैशनल होते हैं। इसका मतलब एक तरफ इरेशनल है एक तरफ रैशनल है, ये तो गलत हो गया। इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। तो अब इसी को लिखना कैसे है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी जाती है। सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, है ना, P एंड Q क्योंकि इंटीजर है, चूंकि P एंड Q इंटीजर हैं, यानी ये जो पूरा का पूरा है ये एक रैशनल नंबर आएगा। इस चीज़ को लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और ऐसे लिखेंगे पूरा का पूरा 5Q माइनस P, 5Q माइनस P डिवाइडेड बाय Q, डिवाइड बाय Q, ये ना करेक्ट, इज अ रैशनल नंबर। ठीक, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स 5Q माइनस P अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। विच कैन नॉट बी इक्वल टू, which cannot be equal to an irrational √3। चूंकि P एंड Q इंटीजर थे, ये पूरा रैशनल नंबर आता है जो कि एक इरेशनल √3 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। तो फिर भाई लिख दो, क्या लिखोगे, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, रॉन्ग assumption। क्या दोस्तों लग रहा है कि नहीं ये छोटा है, इसका मतलब रॉन्ग अजम्पशन थी। क्या अजम्पशन थी भाई, हम इसको मान के चले थे रैशनल, तो लिख दो पूरा का पूरा 5 माइनस √3 इज इरैशनल। दोस्तों कितना सिंपल, कितना छोटा सा था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 स्टेप, सॉरी 6 तो नहीं है, ये 3 स्टेप सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा था, नहीं तो मैं एक बार में लिख सकता यहाँ पे एलसीएम लेकर के। ठीक, इतना छोटा सा हो जाता है हमारा आंसर। देख के लग रहा होगा ये वाला मुश्किल होने वाला है, और एग्जाम में आपको ये तो लिख के ही नहीं आना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। तो इतना छोटा सा है ये प्रूफ, इतना छोटा सा है ये प्रूफ। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, आ जाओ लिख लो। चलेंगे आगे, एक और क्वेश्चन, एक और कर ले, आ जाओ। प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो यार ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोस्तों तुम लोग को पता नहीं होगा, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है एआई की, जिसकी मदद से मैं यहाँ से बैठे बैठे तुम्हारी कॉपियों में देख लेता हूँ। मैंने देख लिया, तुम लोगों ने नहीं किया है, और अगर नहीं किया और ये बात तुम्हें पता चल गई और तुम हंस रहे हो अभी, तो मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूँ, तुम देख पा रहे हो तो ये कमेंट कर देना, मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, इसका उल्टा मान लो। लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम लेट्स अज्यूम 3√2 इज रैशनल। ठीक है जी, लेट्स अज्यूम 3√2 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हो गया, 3√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर वहाँ पे क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स।
ये तो दोस्तों लिखना ही पड़ता है, इंटीजर्स और क्यू जो डिनोमिनेटर है कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, खत्म। ये तो अपने को लिखना ही पड़ता है, बेसिक सी चीज़ है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब आगे चलो, सिर्फ √2 को इधर छोड़ दो, बाकी 3 को उधर ले जाओ। देखना दोस्तों कितना कितना चुनना सा है, P/3Q हो गया, खत्म। लिखो अगली लाइन। अब ये इरेशनल है, ये रैशनल है, मुझे मालूम है, क्योंकि P एंड Q इंटीजर थे, ये पूरा रैशनल आएगा, जो इरेशनल √2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी हमारी एजम्पशन गलत थी, यानी कि इरेशनल है। बस ये चीज़ अपने को लिखनी है, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स। फिर क्या लिखते हैं, पूरा का पूरा ये लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के P/3Q इज रैशनल, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल, ग्रामर का ध्यान रखेंगे भाई, नंबर विच कैन नॉट बी इक्वल टू एन इर्रेशनल, इर्रेशनल क्या था इस बार, इर्रेशनल √2। अब इसका मतलब क्या है, और अजम्पशन वाज रॉन्ग, इसका मतलब आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका दोस्तों क्या मतलब है, इसका दोस्तों मतलब है क्या था यार, ये बताओ। 3√2 इज इर्रेशनल। लो जी हो गया, लो जी हो गया, लो जी हो गया, लो जी हो गया, इतना सिंपल। ये इतना सिंपल है, मार्क्स लूटने की स्कीम चल रही है ये। लिखो, लिख लो। अब देखिए यार कितने सवाल और हैं। अब यार ये असर्शन रीजन टाइप का, अच्छा ये लिख लिया ना दोस्तों, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, मैं चल रहा हूँ आगे। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन अगर आप पहली बार देख रहे हो तो असर्शन रीजन में क्या होता है, बेसिकली ये टू टू नहीं, ट्रू और फॉल्स टाइप के जब अपने क्वेश्चन होते हैं, उसका ये बड़ा भाई है। ट्रू और फॉल्स में एक स्टेटमेंट को सिंपल ट्रू और फॉल्स मार्क कर लेते हो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होते हैं, दोनों ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं, और इनके बीच में रिलेशन भी है, भाई है ना। तो यहाँ असर्शन में वो कुछ बोला जाता है, एक सेंटेंस बोल देंगे, स्टेटमेंट देंगे, भाई ऐसा है। स्टेटमेंट 2 भी ऐसा ही होगा, रीजन भी कोई, अच्छा ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये ऐसा है। फिर पूछते हैं क्या ये जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या यहाँ जो बात रखी गई है, बात नहीं बोली है, थॉट रख दिया है किसी ने, क्या ये उस थॉट को समझा पा रहा है। अगर समझा पा रहा है तो फिर ऑप्शन उस तरीके के होते हैं दोस्तों, मैं ऑप्शन ही नहीं लिख के आया। तो ये PYQ है। आओ दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है। असर्शन, उन्होंने असर्ट किया है 2 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। दोस्तों मुझे मालूम है एक रैशनल प्लस इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन है ये इरेशनल होगा, यानी कि दिस इज ट्रू, करेक्ट। रीजन, द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मुझे मालूम है ये भी करेक्ट है। और दोस्तों इनके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ए ऑप्शन ऐसे ही होता है, बोथ आर ट्रू एंड बी सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मार्क कर देना यार, मैं लिख के नहीं लाया, अब अज्यूम कर लो, मैं आपको अगली बार से दिखा दूंगा इसके जो जो ऑप्शन होते हैं। सॉरी गाइस, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। मत लिखो इसको, मत लिखो क्वेश्चन को, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो। चलो जी, अब ये एक अच्छा सवाल है, CBSE का PYQ है, बढ़िया सवाल है दोस्तों। √2 और √3 को ऐड कर दिया है, अब बताओ। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, मैंने क्या बताया था आपको, रैशनल प्लस रैशनल आई कैन गारंटी इट विल बी अ रैशनल, रैशनल प्लस इररैशनल आई कैन गारंटी इट विल बी एन इररैशनल। यहाँ पे 2 इररैशनल है, इररैशनल प्लस इररैशनल आई कैन नॉट गारंटी कि वो इररैशनल होगा। तो यहाँ पर हमें कुछ दिमाग लगा के वैसे ही प्रूफ करना है जैसे पहले अभी 2 कॉम्बिनेशन वाले प्रूफ किए। बढ़िया सवाल है दोस्तों। तो अब वीडियो में आप पॉज करके क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी में, PYQ है, इसको स्किप नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व किया जाए, बहुत सिंपल है यार। लेट्स अज्यूम, लिखो, लेट्स अज्यूम √2 + √3 इज इररैशनल, ओ सॉरी, हम तो रैशनल मान के चलते हैं, रैशनल, ऑल राइट, रैशनल है जी, रैशनल। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है √2
प्लस √3 इज इक्वल टू P/Q है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। पूरा लिखवा रहे हो यार तुम लोग। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं हाथ दुख गया यही लाइनें बार बार लिख लिख कर। काम की कोई चीज़ नहीं है हमारे, छोटे छोटे से में काम हो जाता है, लिखना पूरा पड़ता है। कोई बात नहीं जी, लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करें, करें क्या यहाँ पर है, ये तो दो दो हैं, इसको थोड़ा उड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग, अरे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, √2 प्लस √3 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² अपॉन Q², ऐसा हो जाता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 मल्टीप्लाइड बाय √3। दोस्तों ऐसा ही आ जाएगा, इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। वो उधर चल ही रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सब सही है, सब सही है। आ जाओ दोस्तों, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं यार, √2 का स्क्वायर ये तो हो जाता है 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट, ये 2 और 3 मिल के 6 नहीं हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर के, इज इक्वल टू कितना हो गया, P² अपॉन Q²। और सिंप्लीफाई करो, ये 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचता है 2√6 इज इक्वल टू P² अपॉन Q² माइनस 5। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो एलसीएम लोगे, राइट हैंड साइड पे क्या बच जाता है, ये तो 2√6 तो आ ही चुका है इधर, राइट हैंड साइड पे बचता है मेरे पास P² माइनस 5Q² डिवाइडेड बाय Q²। अभी भी यहाँ पे 2 रह रहा है, 2 को भी नीचे कर दो तो हमारे पास जाता है √6 इज इक्वल टू P² माइनस 5Q² अपॉन 2Q²। अब दोस्तों वही लाइन लिखनी है यार जो हम पिछली हर बार से लिखते आए हैं। यहाँ पे मैं अब शॉर्ट ट्रिक मार दे रहा हूँ, इरेशनल है ये हमारे पास रैशनल है, कैन नॉट बी इक्वल, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में नहीं करके आओगे, एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, पूरा ये वाला लिखना पड़ेगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब दिस इज रैशनल, इसका विच कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल √6 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब इट्स इरेशनल नंबर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दोस्तों, लिखो इसे, लिखो, लिख लो। ये वाला भी अपने आप अच्छे से लिखना, पूरा अच्छे से लिखना है, लिखना है। एंड दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, इतना ही है। आज के दिन हमने दोस्तों इरेशनैलिटी का प्रूफ किया, हमने वो एक्सियम वगैरह भी देख लिया, कोप्राइम का क्या झोल है सब देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन किए, इनफैक्ट जितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे तरीके देख लिए। तो आई एम श्योर अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पर पूरे 10 बोर्ड में जो आप नहीं कर पाओगे इरेशनैलिटी के अराउंड। तो मज़ा आया है तो कमेंट करके बताना मुझे ये, और अब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, क्योंकि पढ़ाई के बाद हम करेंगे थोड़ी मस्ती वहाँ पर चल के। तो अब मिलते हैं यार अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टाटा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय दोस्तों।